यमुना नदी तंत्र का डायग्राम। अब इसको बनाना कैसे है उसको सिखा देता हूँ एक बार आपको मैं। उसी प्रकार आपने इसको ड्रॉ भी करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हमने खींचनी है, सबसे पहला काम ये। दूसरा ये वाली लाइन खींचनी है। तीसरा ये वाली लाइन खींचनी है। जैसे बता रहा हूं उसी प्रकार बनाएं, आप डायग्राम आसानी से बना लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन, 3 लाइन हो चुकी थी, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन, इन दोनों को मिला दिया हमने। उसके बाद 6ठी लाइन को मिलाएंगे हम यहाँ पर मिला। उसके बाद ये, उसके बाद जैसे इस लाइन को नीचे को लाते हैं तो इसको यहाँ को मोड़ना है हमने, यहाँ पर रोकना है, और यहाँ से एक लाइन और आएगी, इनको मिला देना है आपस में। तो यमुना नदी तंत्र का मैप हमारा तैयार हो जाएगा। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 6ठी लाइन, ये चाहे तो 7वीं लाइन ये बना लें। उसके बाद ये लाइन आई, फिर ये, और फिर ये देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आपको। तो ये पूरा यमुना नदी तंत्र हमारे उत्तराखंड में समाप्त होता है। तो अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, अब इसको मैंने नोट्स के माध्यम से भी समझाया, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपने। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा यमुनोत्री, जो बंदरपूंछ पर्वत का हिस्सा है, ये हमारी उत्तरकाशी में स्थित है, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ से एक नदी निकलती है हमारी यमुना नदी, इस प्रकार से ये पूरा यमुना नदी तंत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्थल है जानकी चट्टी, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसमें एक नदी मिलती है हमारी ऋषिगंगा नदी, जो कि बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा हनुमान चट्टी। तो जानकी चट्टी वाला आप देखेंगे कहीं कहीं पर खरसाली भी लिखा गया है इसको, तो वो एक ही चीज है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हनुमान चट्टी। तो हनुमान चट्टी में एक नदी मिलती है यमुना नदी में, हनुमान गंगा। ये नदी भी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकलती है। तो 2 पॉइंट हमने सीखे, यमुना नदी को हम लाए। सबसे पहले इसमें जानकी चट्टी, खरसाली के पास में ऋषिगंगा नदी निकली, जो कि हमारे बंदरपूंछ से ही निकलती है। दूसरा पॉइंट है हनुमान चट्टी, यहाँ पर हनुमान गंगा नदी निकलती है, ये भी बंदरपूंछ से निकलती है। इसके बाद इस नदी को हमने आगे बढ़ाया, हमने कालसी के पास में इसको रोक दिया है। तो यहाँ से नदी को लाने के बाद हमने इसको कालसी में रोक दिया है। ये पॉइंट हमारा ब्रेक डाउन है भी, ये हमने डायग्राम इस प्रकार बनाया था। 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट कालसी आता है। तो कालसी में पहुंचने से पहले ये वाला सीन देख लेते हैं। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो हमारे बंदरपूंछ का हिस्सा है, वहां से एक नदी निकलती है सुपिन। एक नदी है रूपिन, जो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती है। तो जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, रूपिन और सुपिन, उस जगह का नाम है नेटवाड़। नेटवाड़ उत्तरकाशी। सुपिन निकली हमारे उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और रूपिन निकली डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से, जो दोनों हमारे उत्तरकाशी के नेटवार में मिलते हैं। जैसे ही ये दोनों नदियां मिलती हैं तो आगे बढ़ने वाली नदी को कहा जाता है टोंस नदी, और यही टोंस नदी कालसी के पास में, यही टोंस नदी, सबसे पहले सुपिन, यहां से आई रूपिन, ये दोनों नदियां कहां पर मिली? कालसी के पास में यमुना नदी से मिल गई। यमुना नदी हम यहां से लाए थे। इस प्रकार डायग्राम बनाए, 4-5 बार प्रैक्टिस करिए, आपको सब याद हो जाएगा। तो कालसी में किन किन नदियों का संगम हो रहा है आपने ध्यान रखना है, और नेटवाड़ में कौन सी नदियों का संगम हो रहा है? तो नेटवाड़ में हमारी डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन, इन दोनों का संगम होता है नेटवाड़ उत्तरकाशी में। कालसी में कौन सी नदियां मिलती हैं? ऊपर से आई हमारी यमुना नदी, और नेटवाड़ के बाद आई एक नदी टोंस नदी। तो टोंस और यमुना नदी का संगम होता है कालसी देहरादून के पास में। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर इस स्थल से इससे एक नहर निकाली जाती है, शक्ति नहर, और थोड़ा आगे बढ़ने पर रामपुर मंडी के पास में आसारोड़ी देहरादून से निकलने वाली एक नदी इसमें मिल जाती है। और एक नदी दूसरा हिस्सा यमुना नाम से आगे को बढ़ता है, और रामपुर मंडी में जैसे शक्ति नहर और आसा नदी मिलती हैं, ये नदी भी आगे बढ़कर देहरादून में ही मुख्य यमुना नदी में मिलती हैं, और ढालीपुर नामक स्थल से देहरादून यानी राज्य से हमारे बाहर हो जाती हैं। देखिए कितना सरल मैप है ये। यहां से हमने स्टार्ट करा, इस प्रकार लाए, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, तब जाके ये चीज सरल हो पाएगी। ये रूपिन सुपिन नेटवाड़ मिल गई, इस प्रकार है कालसी में मिल गई, और ऊपर से यमुना नदी आई थी। सबसे पहले जानकी चट्टी के पास में ऋषिगंगा मिली, हनुमान चट्टी के बाद हनुमान गंगा मिली,
कालसी में यमुना नदी और टोंस नदी मिली और शक्ति नहर यहाँ से आगे निकली, और रामपुर मंडी के बाद में शक्ति नहर और आसन नदी मिली, और ये आसन नदी आगे बढ़ते हुए यमुना में मिल गई, और ढालीपुर नामक स्थल से यही यमुना नदी हमारे और राज्य से बाहर हो गई। अब यमुना नदी से रिलेटेड ही वही सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं जो आपको मैंने बताए थे, तो उन्हीं को देख लेते हैं। उम्मीद है मैप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपने ऐसे ही बनाना है, लगातार आपने जुड़े रहना है, हर टॉपिक आपको इसी प्रकार बहुत आसानी से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कराए जाएंगे। तो यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं, तभी मैं इस चैप्टर को काफ़ी हिस्सों में लाने वाला हूँ, नदी हर नदी तंत्र के हिसाब से। इसका जो दूसरा भाग यानी कल जो हम अगला भाग देखेंगे इसका, उसमें भागीरथी नदी तंत्र को हम देखने वाले हैं। तो यमुना नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में यमुना नदी बंदरपुंज पर्वत उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री कांटा से निकलती है। महाभारत के वन पर्व विराट पर्व के अनुसार यमुना नदी का उद्गम कलिंद पर्वत है। इसी वजह से इस नदी को हमारे कालिंदी या कलिंदजा भी कहा जाता है। कुछ अन्य धार्मिक स्रोतों के अनुसार यमुना नदी का उद्गम सप्तऋषि कुंड या चंपासर ग्लेशियर भी बताया गया। ये भी ध्यान रखना है, आपने सारे फैक्टर ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं कुछ और फैक्टर यमुना नदी के कुछ अन्य नाम। इन्हें सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यमी यानी यमराज की बहन के नाम से भी इनको जाना जाता है, यमी नाम से। और आसित ऋषि द्वारा इसको खोजे जाने के कारण इसे आसित नदी भी कहा जाता है। और श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है, इन्हें श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। अब जो हमने सहायक नदियां देखी थी जो हमारी यमुना में मिल रही थी, वही पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। पहले मैप समझना है, उसके बाद ये नोट्स आपने बनाने हैं। तो सबसे पहले नदी मिलती है ऋषिगंगा, जिसका उद्गम होता है बंदरपूंछ से, और ये यमुना में कहाँ पर मिलती है, खरसाली उत्तरकाशी के पास में। उसके बाद अगली नदी है हनुमान गंगा, जो बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है और मिलन बिंदु है, यानी यमुना और हनुमान गंगा का संगम बिंदु है हनुमान चट्टी उत्तरकाशी। इसके बाद आती है टोंस नदी, जो निकलती है रूपिन सुपिन हिमनद से। रूपिन हिमाचल प्रदेश, सुपिन उत्तराखंड, नेटवाड़ में दोनों मिलेंगी। नेटवाड़ में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, नेटवाड़ उत्तरकाशी। उसके बाद आसन नदी आती है, जो आसारोड़ी नामक स्थल देहरादून से निकलती है और रामपुर मंडी के पास में हमारी यमुना नदी से मिल जाती है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। और जो हमने ऊपर एक ध्यान देना है, मैं आपको शायद बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो पावर नदी आप देख रहे हैं, ये हमारी टोंस नदी की सहायक नदी है, आपने ध्यान रखना है। नेटवाड़ के थोड़ा आगे बढ़ने पर ही उत्तरकाशी में मिलते हैं। और कुछ अन्य सहायक नदियां यमुना की, जैसे कृष्णागाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़ और गिरिगाड़, ये भी याद रखना है आपने। अब टोंस नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यमुना नदी के साथ साथ हमारे यहाँ पर टोंस नदी भी समाप्त हो रही है, क्योंकि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह राज्य में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना से मिल जाती है, कालसी और डाक पत्थर के बीच में। टोंस नदी का निर्माण सुपिन नदी व रूपिन नदी के नेटवाड़ उत्तरकाशी में मिलने से होता है। सुपिन नदी का उद्गम कहाँ है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तराखंड उत्तरकाशी, और रूपिन नदी का उद्गम है डोडरा क्वार ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, और मिलेंगी कहाँ पर, ये नेटवाड़ उत्तरकाशी में। टोंस की सहायक नदी आप देख सकते हैं पावर नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी का अन्य नाम तमसा नाम से भी जाना जाता है इसको। यह नदी यमुना नदी में 2.5 गुना अधिक जल लाती है, यमुना नदी से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। प्राचीन इतिहास के बारे में देखें तो महाभारत के समय पे हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र पे पारावत जाति या पर्वतीय जाति होती थी, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ दिया था इसका मतलब है उनके जो लीडर हैं दुर्योधन का साथ दिया था। तो कहते हैं दुर्योधन के निधन के बाद इस जाति को, पारावत जाति को इतना दुख हुआ था कि इनके रोने से एक नदी उत्पन्न हुई थी, जिसे तमसा नाम दिया गया था, और यही तमसा वर्तमान में टोंस के नाम से जानी जाती है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है इस क्षेत्र की पारावत जाति आज भी टोंस नदी के जल को ग्रहण नहीं करती है। अब देखिए कितना सरल मैंने कर दिया आपके लिए नदी तंत्र। तो सारे फैक्ट आपने कवर करते हुए चलने हैं। और यमुना नदी के बारे में कुछ अन्य फैक्ट अगर देखें, टोंस नदी की लंबाई तो हमने देख ली है भैया, कितने किलोमीटर है, 148 किलोमीटर है। अब यमुना नदी की हमारे उत्तराखंड में लंबाई अगर पूछता है
तो ये है 136 किलोमीटर। और यमुना नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? और यही यमुना नदी प्रयागराज में, जब यूपी में जाती है तो प्रयागराज में हमारी यमुना नदी किससे मिल जाती है? गंगा और यमुना का संगम हो जाता है यहाँ पर। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, सबसे बड़ी सहायक नदी। इलाहाबाद या प्रयागराज के बाद में पास में ये नदी हमारे गंगा नदी से मिल जाती है। तो उत्तराखंड में तो इसकी लंबाई हमने बता दी। अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत में इसकी लंबाई बताइए, तो संपूर्ण भारत में हमारी यमुना नदी की लंबाई है कितनी? 1384, 1384 किलोमीटर। यमुना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी होने वाली है। इसके बारे में सारे फैक्ट लगभग कवर करते हुए चलने। बहुत सारी परियोजनाएं भी इस नदी पर हैं, लेकिन वो परियोजनाएं वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन में उसी चैप्टर में आपको करवाऊंगा। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए आपने चलना है। गंगा नदी तंत्र, तो मैप को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जिस प्रकार हमने यमुना नदी का मैप कंप्लीटली बहुत बड़े तरीके से समझा था, वैसे इसको भी समझेंगे। तो जो गंगा नदी तंत्र है, जब इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो इसे नाम दिया जाता है भागीरथी। भागीरथी नाम से इसका उद्गम होता है, क्योंकि भगीरथ ऋषि के प्रयासों से ही हमारी गंगा नदी स्वर्ग से धरती में आई थी। तो इसका उद्गम होता है गंगोत्री से। तो डायग्राम कैसे बनाना है हमने, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने डायग्राम लाना है, ये इतना आसान। तो सबसे पहले ये वाली नदी, उसके बाद दूसरी नदी, उसके बाद एक तीसरी नदी, उसके बाद चौथी नदी जो सहायक नदी है, फिर पांचवी, उसके बाद भिलंगना, उसके बाद अलकनंदा। तो जो सबसे पहली सहायक नदी आपको दिख रही है वो रुद्रगंगा। आप 5 नदियां मैं आपको तुरंत यहीं पे याद करा देता हूं। आपने एक कोड याद रखना है, RKJSA, या इसको RK जैसा करके आप याद रखिए, RK जैसा, RKJSA। पहले नदियां याद करते हैं, फिर कहां पर मिलती हैं ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से हमारी भागीरथी नदी निकलती है, इस प्रकार आगे बढ़ती है। देवप्रयाग तक हमने आपको यहाँ पे बता दिया, इसके बाद आगे का और भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रुद्रगंगा मिल रही है, तो R से बनता है रुद्रगंगा, K से बनता है केदार गंगा, आप देख सकते हैं केदार गंगा है। J से बनता है जानवी गंगा या जाड़ गंगा, ये आप देख सकते हैं जैसे। उसके बाद S से है सिया गंगा, ये आप देख सकते हैं सिया गंगा। उसके बाद A से है असीम गंगा, उसके बाद भिलंगना, और उसके बाद अलकनंदा। तो जहां पर रुद्रगंगा मिलती है ये स्थल है गोमुख के तुरंत बाद। उसके बाद दूसरी नदी है केदार गंगा, RK जैसा था हमारा कोड ना, तो K से है केदार गंगा जो कि गंगोत्री नामक स्थल में, गंगोत्री मंदिर के पास में हमारी भागीरथी नदी में मिलती है। उसके बाद हमारा कोड था JSA, J से है जाड़ गंगा, तो जाड़ गंगा मिलती है उत्तरकाशी के भैरव घाटी या लंका वाले स्थान में हमारी भागीरथी नदी से। उसके बाद S से आता है सिया गंगा, तो सिया गंगा नदी हमारी भागीरथी में मिलती है झाला नामक स्थल में। उसके बाद आता है A से बनता है असीम गंगा या अस्सी गंगा, तो असीम गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो एक गंगोरी नामक स्थल पर होता है। उसके बाद आगे बढ़ी हमारी नदी भागीरथी, यहाँ पर पहुंची गणेश प्रयाग में। तो गणेश प्रयाग में खतलिंग ग्लेशियर टेरी से निकलती है एक नदी भिलंगना नदी। तो गणेश प्रयाग के पास में जहां पर वर्तमान में टिहरी डैम है, तो गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, जहां पर वर्तमान समय पे टिहरी डैम स्थित है। इसके बाद हमारी नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग यानी टिहरी, गणेश प्रयाग यानी टिहरी। तो देवप्रयाग के पास में इसमें एक नदी मिलती है, यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो जैसे ही इन दो नदियों का संगम होता है तो नई नदी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी गंगा नदी। तो भागीरथी नदी अगर टोटल लंबाई पूछा जाएगा देवप्रयाग तक, तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। नदियों को लंबाई के क्रम में याद करने का ट्रिक भी मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर देखें आप लोग। और देवप्रयाग के बाद जो भागीरथी नदी है उसका नाम जाना जाता है गंगा नदी। तो गंगा नाम से यह नदी हमारे उत्तराखंड में
96 किलोमीटर बहती है, 96 किलोमीटर। उम्मीद है मैप आपको ध्यान रहा होगा। तो कोड कैसे याद रखना है इनमें, आर के जैसा, आर के जैसे, उसके बाद आती है भिलंगना और उसके बाद आता है अलकनंदा। आर के जैसे, आर के जैसे या आर के जैसा, फिर उसके बाद बी ए। अब देवप्रयाग के बाद क्या होता है वही मैंने यहाँ पे यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपके लिए कवर होने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको भिलंगना के बारे में भी दे देता हूँ। तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां मैं आपको लिखा देता हूँ। मेदगंगा, दूधगंगा, जो भिलंगना नदी है खतलिंग से निकलती है उसकी सहायक नदी मेदगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, इसे बालखिल्य भी कहा जाता है, आपने ध्यान देना है, बालखिल्य। तो गंगोत्री गोमुख से देवप्रयाग तक जो हमारी भागीरथी नदी है उसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और देवप्रयाग से उत्तराखंड राज्य की सीमा तक जो नदी बहती है उसका नाम पड़ता है गंगा, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। अब देवप्रयाग के बाद क्या होता है वही जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे अपने डायग्राम से। तो देवप्रयाग में जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नदी आगे बढ़ी, यहाँ पर पहुंची फुलचट्टी में। तो फुलचट्टी के पास में एक नदी इससे मिल जाती है नयार नदी, नयार नदी। तो फुलचट्टी जो स्थल है हमारा पौड़ी में है। तो फुलचट्टी के पास में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो गंगा और नयार नदियों का संगम होता है फुलचट्टी पौड़ी में। तो फुलचट्टी के बाद हमारी ये नदी पहुंची ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में एक नदी इसमें मिलती है जो कि हमारी चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है, चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से, जिसका नाम है चंद्रभागा। तो ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। इसके बाद रायवाला में आप देख सकते हैं, रायवाला में हमारी गंगा और सोंग नदी का संगम होता है। सोंग नदी हमारे मसूरी श्रेणी से निकलती है। उसके बाद ये नदी पहुंचती है हर की पौड़ी, हर की पौड़ी हरिद्वार में। उसके बाद हमारी नदी पहुंची भीमगोड़ा बैराज में। तो भीमगोड़ा बैराज के पास से इससे एक कैनाल निकाली गई है। तो ये वाली जो कैनाल यानी जो नहर है वो रुड़की से होते हुए जाती है, जिसको हम कहते हैं ऊपरी गंगा नहर, जो मुजफ्फरनगर यूपी में बहती है। और उसके बाद जो भीमगोड़ा बैराज से मुख्य नदी हमारी जाती है जो यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देवप्रयाग के बाद सबसे पहले आया फुलचट्टी, फुलचट्टी के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद रायवाला, फिर हर की पौड़ी, फिर ऊपरी भीमगोड़ा बैराज, वहां पर से ऊपरी गंगा नहर, और दूसरी आती है हमारी मुख्य गंगा। मुख्य गंगा बिजनौर यूपी में प्रवेश करती है और ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरनगर यूपी में प्रवेश करती है। उम्मीद है सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो अब कुछ जानकारी आपको ये नयार नदी के बारे में दे देते हैं। नयार नदी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तो नयार नदी के बारे में अगर आपको बताया जाए, तो अगर सवाल पूछता है नयार नदी का उद्गम बताइए, तो नयार नदी का उद्गम होता है दूधातोली से। तो दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 हमारे जिलों में फैली हुई है, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में, माफ करें पिथौरागढ़ नहीं, पौड़ी में। तो दूधातोली से 5 नदियां निकलती है, जिसमें पश्चिमी न्यार, पूर्वी न्यार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और विनोग। तो यहां से निकलती है हमारी न्यार नदियां। तो न्यार नदी जो बनी हुई है ये बनी हुई है पश्चिमी और पूर्वी न्यार के मिलने से। और पश्चिमी और पूर्वी न्यार के बारे में अगर पूछा जाता है इनका संगम कहां पर होता है, तो इनका संगम होता है, एक स्थल है सतपुली। पौड़ी में एक स्थल है सतपुली। तो सतपुली में पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार नदियां मिलती हैं और ये दोनों मिलकर कहलाती हैं न्यार नदी। और यही न्यार नदी हमारे फुलचट्टी पौड़ी में किससे मिल रही है, गंगा नदी से मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बनाते हुए चलना है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इन्हीं चीजों का ये आप देख सकते हैं पूरा फुल डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप गंगोत्री ग्लेशियर देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद RKJSA, इसको 1000 बार रिपीट करिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। R से रुद्र गंगा, K से केदार गंगा, J से जाड़ गंगा,
एस से सिया गंगा, ए से असी गंगा या असीम गंगा। तो गंगोरी यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद गणेश प्रयाग के पास आती है भिलंगना, देवप्रयाग के बाद आती है अलकनंदा, फुलचट्टी में आती है नयार नदी, ऋषिकेश में आती है चंद्रभागा नदी, रायवाला में आती है सोंग नदी। ये सब सहायक नदियां हैं। उसके बाद हर की पौड़ी आप देख सकते हैं, भीमगोड़ा बैराज, मुख्य गंगा नदी हमारी बिजनौर यूपी में प्रवेश करती है और ऊपरी गंगा नहर से रुड़की से होते हुए मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। तो उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से बना लें इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं धीरे से इसको आगे बढ़ा देता हूँ। और पीडीएफ के अलावा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस सारी नदियों के बारे में डिटेल नोट्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि हमारी भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो सबसे पहली नदी कौन सी मिली थी? RKJSA, RKJSA। डायग्राम हमने ऊपर समझा दिया है, यहाँ पर सारे नोट्स बने हुए हैं। आर के जैसा, आर से है रुद्रगंगा। तो भागीरथी की पहली सहायक नदी रुद्रगंगा, जो कि कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा हिमनद में। इसका संगम भागीरथी के साथ कहां पर होता है? गोमुख से आगे, गोमुख से तुरंत आगे। उसके बाद के से आती है केदार गंगा। तो केदार गंगा नदी निकलती है केदार ताल, उत्तरकाशी में है। इसका संगम भागीरथी में होता है गंगोत्री मंदिर के पास में। उम्मीद है दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हमारी जे, इस जे से आती है जाड़ गंगा या जाह्नवी गंगा। तो इसका उद्गम होता है थांगला दर्रे से, उत्तरकाशी में ही स्थित है। और इसका संगम भागीरथी नदी में होता है भैरव घाटी के पास, लंका, उत्तरकाशी नामक स्थल पे। उसके बाद एस से आती है सिया गंगा, जिसका उद्गम की जानकारी मेरे को तो प्राप्त नहीं हो पाई। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो सिया गंगा नदी का संगम भागीरथी से होता है झाला नामक स्थल पर। तो झाला स्थल भी कहां पर है? उत्तरकाशी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गोमुख कहां पर है? उत्तरकाशी। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी, भैरव घाटी उत्तरकाशी, झाला भी कहां पर है? ये भी हमारा उत्तरकाशी में। अब आती है ए से असीम गंगा या अस्सी गंगा। तो इसका संगम होता है डोडी ताल में, माफ करें, इसका उद्गम होता है डोडी ताल से, डोडी ताल उत्तरकाशी। सारे स्थल अभी तक उत्तरकाशी में ही चल रहे हैं। और असी गंगा का या असीम गंगा का भागीरथी में संगम होता है गंगोरी नामक स्थल पर। और ये गंगोरी नामक स्थल कहां पर है? ये भी उत्तरकाशी में है। तो पांचों नदियां जो हमने देखी हैं, सारा कार्यक्रम अभी तक उत्तरकाशी में हो रहा है। इसके बाद नदी आती है हमारी भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। और इसका संगम भागीरथी में होता है गणेश प्रयाग के पास में। और गणेश प्रयाग वर्तमान में किसके अंदर समा चुका है? ये टिहरी डैम के अंतर्गत समा चुका है। इसके बाद आती है हमारी अलकनंदा नदी। तो गणेश प्रयाग वाला स्थल है हमारा टिहरी में। इसके बाद आती है अलकनंदा नदी, जिसका उद्गम होता है सतोपंथ चमोली से। इसके बारे में अगली वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। और इसका संगम भागीरथी के साथ होता है देवप्रयाग टिहरी में। तो इसी के बाद जहां पर हमारा देवप्रयाग है, देवप्रयाग टिहरी में, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इसी के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसको गंगा कहते हैं। इसके बाद हमारी नदी आती है नयार नदी, जो कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के मिलने से बनी है। तो नयार नदी, इसका उद्गम होता है हमारा दूधातोली से। का संगम सतपुली नहीं होगा, सतपुली में तो दोनों नयार नदियों का संगम होता है। तो ये स्थल होगा जहां पर नयार नदी और गंगा नदी का संगम होता है। ये है फुलचट्टी या फूलचट्टी टिहरी, पौड़ी में, माफ करें, पौड़ी में। और लास्ट नदी हमने देखी थी चंद्रभागा नदी, जो कि हमारी चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से निकलती है। और इसका संगम होता है ऋषिकेश में। यानी चंद्रभागा नदी और गंगा नदी का संगम होता है ऋषिकेश में। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके समझ में आए होंगे। गंगा नदी का कंप्लीट तंत्र हमारे भारत में अगर देखें तो इसकी लंबाई टोटल है 25 किलोमीटर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक लंबाई इसकी यूपी में है और सबसे कम लंबाई इसकी है झारखंड में। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। पूरा डायग्राम देख सकते हैं इसका, अलकनंदा नदी तंत्र का हमने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है। और इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको नीचे दी जाएगी। हम जानते हैं जितने भी हमारे पंच प्रयाग हैं, जो महत्वपूर्ण प्रयाग, 5 प्रयाग हैं हमारे, वो सारे इसी नदी पर बनते हैं। तो इस नदी के साथ साथ मैं आपको पंच प्रयागों को याद करने की ट्रिक भी देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं
सतोपंथ ग्लेशियर या हिमनद है, यहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। इसी के जस्ट ऊपरी साइड में है हमारा वसुंधरा जलप्रपात। उसके बाद वसुंधरा जलप्रपात के जस्ट नीचे से इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। थोड़ा आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ स्थल हमारा इसी नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे उससे पहले माणा केशव प्रयाग आप देख चुके होंगे। तो ऋषिगंगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मिल जाती है ऋषिगंगा इसमें अलकनंदा नदी में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान चट्टी आता है और उसी के पास पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर में एक नदी मिलती है खीराव गंगा, याद रखना है आपने। पांडुकेश्वर के पास में एक पावर प्लांट बनाया गया है, जेपी पावर प्लांट। जेपी पावर प्लांट अगर पूछा जाता है किस नदी पर है तो हमारी अलकनंदा नदी पर है। तो यहाँ तक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सतोपंथी हिमनद जहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। ऊपरी साइड में आप वसुंधरा जलप्रपात देख सकते हैं। इसके बाद माणा से जस्ट पहले आप देखते हैं जहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है, तो वहां पर एक स्थल है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? सरस्वती और अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नदी मिलती है हमारी ऋषिगंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान चट्टी आप स्थल देख सकते हैं। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर आप पांडुकेश्वर देख सकते हैं जहाँ पर इसमें खीरव गंगा इसमें मिल जाती है हमारी अलकनंदा नदी में। इसके बाद एक स्थल आता है गोविंद घाट। तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है जिसको हम लक्ष्मण गंगा कहते हैं। तो गोविंद घाट में अलकनंदा और हेमकुंड साहिब से निकलने वाली नदी लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। साइड बाय साइड आप इसके नोट्स भी बनाते चल रहे हैं या डायग्राम बना सकते हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गोविंद घाट तक हम कवर कर चुके हैं जहां पर हमारी अलकनंदा नदी में लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विष्णु प्रयाग प्राप्त होता है। तो विष्णु प्रयाग में ऊपर से आती है हमारी अलकनंदा नदी। पश्चिमी धौली गंगा आप देख सकते हैं यहां से निकलती है। तो पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग के पास में। यहां पर विष्णु प्रयाग के पास में आपने ध्यान देना है, अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, विष्णु गंगा। और नंदा देवी ग्लेशियर के पास से ऋषिगंगा एक नदी यहाँ पर भी निकलती है जो रैणी गांव में हमारे पश्चिमी धौली गंगा में मिलती है। और यही पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये हमारा पहला प्रयाग है। पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तपोवन विष्णुगार परियोजना प्राप्त होती है। इसके साइड में आप देख सकते हैं जोशीमठ स्थल है हमारे चमोली में ही। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्ध बद्री वाला स्थल भी हमारे अलकनंदा नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो एक स्थल आता है हमारा बहोला नामक स्थल। तो बहोला नामक स्थल में विरही गंगा नदी मिलती है हमारे अलकनंदा नदी में। आगे बढ़ते हैं, मुख्य चमोली शहर आता है। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर नंद प्रयाग प्राप्त होता है। तो नंद प्रयाग में नंदा घूंघटी से निकलने वाली एक नदी है नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है जिसका कोड मैंने बताया था आपको NaN। तो अभी इन सारे कोडों को मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो लंगासू नामक एक स्थल प्राप्त होता है। ये भी हमारे चमोली में है अलकनंदा नदी पर। लंगासू से आगे बढ़ने पर कर्णप्रयाग हमें प्राप्त होता है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं पिंडर नदी, जो कि हमारे पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम अगर पूछा जाता है तो ये होता है कर्णप्रयाग में। पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं तो गौचर चमोली वाला क्षेत्र भी हमारा अलकनंदा नदी पर है। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। तो पंच प्रयागों में 3 प्रयाग हम देख चुके हैं। मैं तीनों प्रयाग आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा विष्णु प्रयाग जिसमें अलकनंदा में धौली गंगा नदी मिली थी। उसके बाद हम आते हैं नंद प्रयाग की तरफ। नंद प्रयाग में नंदा घूंघटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी मिल जाती है। तो 3 प्रयाग हमारे कवर हो चुके हैं। पंच प्रयागों में अब चौथे प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये क्षेत्र आता है, आप देखेंगे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में ऊपरी क्षेत्र से आ रही हमारी अलकनंदा और चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में है। यहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ने पर यह नदी हमारे देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग टिहरी में, जहां पर गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी इसमें संगम कर जाती है। यहां तक का पूरा हिस्सा मैं भागीरथी नदी तंत्र में आपको बता चुका हूं। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे।
तो मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा कर दिया, आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम पूरा क्लियर है, क्लियरली आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। तो प्रमुख स्थल अगर इसमें देखें तो आप देख सकते हैं, डायग्राम पे नजर बनाए रखें। सतोपंथ हिमनद से हमारी नदी निकलती है, केशव प्रयाग के पास इसमें सरस्वती नदी मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे आप लोग अब। तो यहाँ पर है सतोपंथ ग्लेशियर, जहां से हमारी ये नदी निकलती है, मुख्य नदी। तो केशव प्रयाग के पास इसमें मिलती है सरस्वती नदी, आप देख सकते हैं। प्रमुख स्थल में आपको बता रहा हूं, हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है, लक्ष्मण गंगा, जो कि गोविंद घाट नामक स्थल में हमारे इससे मिल जाती है। इसके बाद आता है विष्णु प्रयाग, ये देख सकते हैं आप, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, यहाँ से अलकनंदा, और इस तरफ से आप देख रहे हैं पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्थल हमें प्राप्त होता है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अब बढ़ते हैं कर्ण प्रयाग की तरफ। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ प्रयाग रुद्रप्रयाग प्राप्त होता है, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अंत में पांचवा प्रयाग में प्राप्त होता है देवप्रयाग, जो कि टिहरी में है। यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ये जो 5 प्रयाग है हमारे, उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी। तो चमोली में 3 प्रयाग हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, इसके बाद आता है नंद प्रयाग। दूसरे नंबर पे नंद है, तीसरे में कर्ण। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का कोड आपने याद रखना है VAD। विषय विष्णु गंगा या विष्णु प्रयाग, वी से विष्णु प्रयाग याद रखें, ए से अलकनंदा, डी से धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। और यहाँ पर अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। कर्ण प्रयाग जो कि हमारा तीसरा प्रयाग है, यहाँ पर KAP से आप इसको याद रख सकते हैं, के से कर्ण प्रयाग, ए से अलकनंदा और P से पिंडर। नंद प्रयाग ये भी चमोली में है। 3 प्रयाग हमारे, पहले 3 प्रयाग हमारे चमोली में है। नंद प्रयाग का कोड आपने याद रखना है NAN। तो N से नंद प्रयाग, ए से अलकनंदा, N से नंदाकिनी। चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जिसका कोड है RAM। R से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। और चौथा प्रयाग आता है हमारा DAB। डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, DAB याद रखें, DAB और B से भागीरथी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। तो ए सभी में देख रहे हैं आप, तो ए जो आप देख रहे हैं ये सभी में क्या है, अलकनंदा नदी है। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, उन्हीं को देखना है हमने। तो सबसे पहला पॉइंट है, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अगर पूछा जाता है, अलकनंदा नदी है। सबसे लंबी नदी तो काली नदी है, जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पता है इसकी लंबाई तो जरूर लिख के बताएं। लेकिन जल प्रवाह पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है अलकनंदा, जो कि 195 किलोमीटर है। इसका उद्गम सतोपंथ ताल चमोली से होता है। इसका अन्य नाम विष्णु गंगा भी प्राप्त होता है, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। माणा के पास अलकनंदा में एक नदी मिलती है सरस्वती, और यहीं पर एक प्रयाग बनता है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग का कोड KAS करके आप याद रखें। के से केशव प्रयाग, ए से अलकनंदा और S से हमारा सरस्वती नदी। विष्णु प्रयाग के पास अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, और पश्चिमी धौलीगंगा नदी हमारी धौलागिरी रेंज के कुलनुन श्रेणी से निकलती है। अगला पॉइंट है, अलकनंदा नदी पर ही चमोली में पंच प्रयागों में से पहले 3 प्रयाग स्थित हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। तीनों को याद करने की ट्रिक में आपको, तो देखते हैं काली नदी तंत्र। इसका पहले मैप एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस मैप के कंप्लीट नोट्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैप को समझते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक लाइन ऐसे बनानी है, बहुत आसान सी लाइन है। एक लाइन इस साइड को, एक लाइन इस साइड को। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट आपने बनाना है। एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट है जौलजीबी के पास, फिर उसके बाद पंचेश्वर, उसके बाद चूका, उसके बाद टनकपुर बैराज, उसके बाद काली। मैं साइड में बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपने मैप बनाना है। ये इस तरीके से मैप बना हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, जो कि गुंजी आप देख सकते हैं, एक नदी यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे खेला तवा घाट वाला, बिल्कुल ऐसे ही मैप बनाएं, काफी सरल होगा। तीसरा पॉइंट आप जौलजीबी वाला देख सकते हैं, यहाँ पर बना दे इसको। चौथा पॉइंट आता है हमारा पंचेश्वर, यहाँ पर इसको बना दे, पंचेश्वर लिख देना आपने।
उसके बाद छठा पॉइंट आता है हमारा चूका। चूका में लाधिया नदी मिलती है, उसके बाद टनकपुर बैराज, उसके बाद बनबसा बैराज, उसके बाद 2 भागों में नदी हमारी बढ़ जाएगी और काली नदी तंत्र हमारा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं नदी का उद्गम होता है हमारी काली नदी का काला पानी व्यास आश्रम के पास से इसका उद्गम होता है। आगे जब ये नदी बढ़ती है तो गुंजी के पास में इसमें एक नदी का संगम होता है जो कि जिसका नाम है कुठियांगटी। कुठियांगटी कुठियांगटी और काली नदी का संगम होता है गुंजी के पास। अब जैसी नदी हमारी खेला तवा घाट के पास पहुंचती है तो काली नदी में एक नदी का संगम होता है जिसको कहते हैं हम पूर्वी धौली गंगा। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मैं सारे बताने वाला हूँ, पहले मैप समझ लेते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं, हमारी काली नदी पहुंचती है जौलजीबी। तो जौलजीबी में इसमें एक नदी का संगम होता है जो कि मिलम से निकलती है। इस नदी का नाम है गोरी गंगा। गोरी गंगा। आगे बढ़ते हैं पंचेश्वर। पंचेश्वर में हमारी सरयू नदी मिलती है। उससे पहले रामेश्वरम के पास जो भी कार्यक्रम होता है वो आपको बता देंगे। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सरमूल ताल। तो सरमूल से एक नदी निकलती है सरयू नदी। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर इसमें गोमती नदी मिलती है। सरयू नदी जैसे आगे बढ़ती है रामेश्वरम के पास इसमें पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। रामेश्वरम के बाद आगे एक नदी हमारी बढ़ती है सरयू नदी जो कि पंचेश्वर के पास काली नदी से मिल जाती है। यानी पंचेश्वर में सरयू और किसका संगम होता है? सरयू और काली का। ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नदी हमारी पहुंचती है चूका के पास में। यहाँ पर एक नदी मिलती है लधिया नदी। चंपावत से निकलने वाली एक नदी लधिया नदी चूका नामक स्थल में इसमें मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं टनकपुर बैराज। उसके बाद काली नदी आगे बढ़ेगी बनबसा बैराज के पास में। यहाँ पर ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक शारदा नहर उधमसिंह नगर से होते हुए बहेगी जो कि यूपी की तरफ को बढ़ेगी। उसके बाद बनबसा बैराज के पास ये नदी आगे बढ़ेगी महाकाली नहर नेपाल में बनाते हुए, तो ये हमारे राज्य में समाप्त हो जाएगी। बनबसा बैराज के बाद ये नदी हमारे यहाँ समाप्त हो जाएगी और इसको शारदा नाम से जाना जाएगा। इसके बाद जब उद्गम होता है तो काली नदी और उसके बाद इसको जाना जाता है, राज्य से जैसे ही बाहर होती है उसके बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। तो मैप आप लोग देखते रहेंगे साइड बाय साइड। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर कराने वाला हूं। सबसे पहला सवाल आता है काली नदी का उद्गम। तो काला पानी जो हमारा स्थल है ये लिपुलेख दर्रे के पास में है। दर्रा अगर पूछा जाएगा काली नदी का उद्गम के लिए तो आपने ध्यान देना है जैक्सर श्रेणी के अंतर्गत या उसकी पूर्वी ढाल पर, ये जैक्सर श्रेणी आप देख सकते हैं उसकी पूर्वी ढाल पर है हमारा काला पानी, जिसे लिपुलेख दर्रे के आसपास से निकलती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी अगर पूछा जाए काली नदी की तो एक गुंजी के पास इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं कुठियांगटी। कुठियांगटी कुठियांगटी नदी कहाँ से निकलती है? जैक्सर श्रेणी से निकलती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद हमारी नदी पहुंचती है तवा घाट के पास में, जहां पर इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम धौली गंगा कहते हैं। अगर पूर्वी धौली गंगा जो हमारी नदी है इसकी अगर सहायक नदी हमने जाननी है तो आप लिख सकते हैं लिस्सर। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है लिस्सर, नांदारमा। इतना आवश्यक नहीं, आप लिस्सर याद रख लें काफी है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी नदी आप देख सकते हैं जौलजीबी के पास पहुंचती है। अब हमारी नदी पहुंच चुकी है जौलजीबी के पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सबसे पहले हमने देखा गुंजी, उसके बाद देखा तवा घाट, उसके बाद हम देख रहे हैं जौलजीबी। तो जौलजीबी में काली नदी के साथ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो काली और गोरी गंगा नदी का संगम होता है, हमने ध्यान देना है जौलजीबी के पास में।
अब गोरी गंगा नदी कहाँ से निकलती है अगर पूछा जाए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिलम। तो ये नदी हमारी निकलती है मिलम ग्लेशियर। सवाल पूछा जाता है हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अब पूछा जाता है गढ़वाल का सबसे बड़ा, तो गढ़वाल का भी गंगोत्री है। लेकिन अगर पूछा जाए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है हमारी गौरी गंगा नदी। गौरी गंगा नदी जहाँ पर काली नदी के साथ मिलती है उस स्थल को हम जौलजी भी कहते हैं। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारी नदी पहुंचती है जौलजीबी से आगे देखते हैं तो पंचेश्वर में हमारी नदी पहुंची। तो पंचेश्वर में इसमें एक प्रमुख नदी मिलती है सरयू नदी। सरयू नदी जो कि सरमूल ताल से निकलती है, आप देख सकते हैं ये पूरा इसका तंत्र है। रामेश्वरम में इसमें पूर्वी रामगंगा मिलती है, उससे पहले इसमें गोमती नदी मिलती है। तो इस सारे फैक्ट में कवर कराने वाला हूँ, तो यहीं पर इसी पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। एक सवाल पूछा जाता है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी बताइए, तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू, जो कहाँ से निकलती है, सरमूल ताल से निकलती है। और इसी नदी के तट पर हमारे बागेश्वर में स्थित है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ तीर्थ स्थल। तो आप अगर डायग्राम ध्यान से देखें, डायग्राम ध्यान से देखते हैं तो हम यहाँ पर गोमती नदी से मिल रही है, ये गोमती हमने लिखा हुआ है। तो गोमती नदी के बारे में पूछा जाता है, तो सरयू की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है डोबरा श्रेणी से। तो गोमती जो किसकी सहायक है, सरयू की सहायक है, इसका उद्गम होता है डोबरा श्रेणी से। और जहां पर ये नदियां मिलती हैं, हमारी सरयू और गोमती मिलती हैं, तो वहां पर हमारा प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग लिख के जरूर बताएं, बागनाथ कौन से भगवान से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सरयू नदी को आगे ले जाते हैं तो ये पूर्वी रामगंगा आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे जो कि रामेश्वरम के पास सरयू से मिलती है। तो पूर्वी रामगंगा के बारे में हमने ध्यान देना है। पोटिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। पोटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, पोटिंग ग्लेशियर वहां से निकलती है। इन दोनों का संगम सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम अगर पूछा जाता है तो रामेश्वरम में इसका संगम होता है। तो रामेश्वरम में जैसे इन दोनों नदियों का संगम होता है, आगे को एक नदी बढ़ती है जिसका नाम है सरयू, और यही सरयू नदी पंचेश्वर में किससे मिल जाती है, काली नदी से। तो हमारी नदी अगर हम देखें, काली नदी सबसे पहले गुंजी, खेला यानी तवाघाट, जौलजीबी और पंचेश्वर तक का रूट समाप्त कर चुके हैं। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम देखते हैं, सारे नोट्स आप लोग बनाते हुए चलें। पंचेश्वर के बाद ये नदी कहाँ पर पहुंचती है, तो चूका नामक स्थल पर पहुंचती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चूका नामक स्थल पर हमने ध्यान देना है काली नदी और एक प्रमुख नदी है लधिया नदी। लधिया नदी आप देख सकते हैं, ये लधिया नदी, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो लधिया और काली नदी का संगम चूका नामक स्थल पर होता है। और देवीधुरा जो हमारा मंदिर है, बाराही देवी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो लधिया नदी के संगम पर ही स्थित है। अब चूका से आगे बढ़ते हुए नदी हमारी पहुंचती है पूर्णागिरि मंदिर के आसपास, जो कि हम जानते हैं टनकपुर में है। टनकपुर में जैसे ये पहुंचती है, टनकपुर बैराज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है। टनकपुर के आसपास जैसे ये नदी पहुंचती है, उसके बाद इस नदी को, हमारी प्यारी शारदा नदी को, जो कि हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर इस पर कुछ बैराज बनाए गए हैं, आप मैप में देख सकते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी है, जिस पर बनबसा बैराज और शारदा नहर निकाली गई है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से ऐसे प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है, और जो मुख्य हमारी शारदा नदी है यानी बनबसा के बाद ही नेपाल में प्रवेश करती है, जिस पर महाकाली नहर बनाया हुआ है।
उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी।